Very good morning to all of you. Good morning, sir. Right. So we have been discussing the evolution of language, and we were discussing about the pictograms, right, or the association of signal object, right. At the time which we were discussing is that time in which there was no language at all, means alphabetical language, right. लैंग्वेज तो हमेशा से रही है. लैंग्वेज जो है वो जानवरों के पास भी होती है, लैंग्वेज जो है वो प्लांट्स के पास भी होती है, राइट. वो लैंग्वेज हम और आप समझ नहीं पाते, वो एक अलग मसला होता है, ठीक है नहीं. प्लांट्स पौधे दिमाग खोल खाल के, कान वान खोल के, है नहीं, बाथरूम में नज़ला ज़ुकाम खांसी निकाल के ताकि कान वान खुल जाए सारे अच्छे से. हम लोग इसके लिए आते हैं, राइट. सतीश चंद्र बोस, नाम लिख लीजिए. सतीश चंद्र बोस. राइट. ऑफ कैलकाटा, कोलकाता. राइट. 1903, 1903, ठीक, राइट. ये लिख लिया आपने, बस. अब सुन लीजिए, पेन डाउन. ये बोस साहब हिंदुस्तान के, बल्कि दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे 1903 में, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि कोई ऐसी मशीन उन्होंने इजाद करी 1903 में, राइट, कि और दुनिया को उन्होंने पहली बार ये बताया कि प्लांट्स हमारी तरह, हम इंसानों की तरह जैसे हम जीवित हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेम पैटर्न पर वो भी जीवित हैं. 1903 से पहले, इन बोस साहब से 1903 से पहले जो है पूरी दुनिया को ये मालूम था, पूरी दुनिया को, इससे बहस नहीं कौन सी कंट्री, पूरी दुनिया को, इंसानों को ये मालूम था कि प्लांट्स ऐसे हैं जैसे रॉक्स, जैसे वाटर, जैसे एयर, नॉन लिविंग बीइंग, राइट. 1903 में पूरी दुनिया को पहली बार मालूम चला, इन बोस साहब के एफर्ट्स से, इनकी डिस्कवरीज से. इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया, डिस्कवर किया, जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ. लिख लीजिए, क्रेस्को, CRESCO. ग्राफ की स्पेलिंग आपको आती है. हम में से बहुत से यहीं जो बैठी आत्माएं हैं, हम में से बहुत सी आत्माएं तो बड़े शांत चित्त की हैं, बहुत सी आत्माएं जो हैं वो बड़े मतलब हरकती चित्त की हैं, और कुछ आत्माएं बड़ी परेशान सी हैं. पहचान कैसे होती है मुझे उनकी? हरकती वालों को तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो परेशान आत्माएं बैठी हुई हैं वो क्या करती हैं? टांगें ऐसे हिल रही हैं उनकी, कंटिन्यूसली ऐसे हिल रही हैं. ऐसे बैठे हैं तो ऐसे हिल रहा, कंटिन्यूसली हिल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठे हैं, हिल रहा है. ये परेशान आत्माएं हैं सारी. इसका मतलब ये हुआ कि वो सुन कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, और दोनों में जो सुन रहे हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन दोनों कोशिशों में झगड़ा हो रहा है. अच्छा, वो झगड़ा कहीं तो निकलेगा, तो वो झगड़ा कहाँ निकलेगा? वो अनवांटेड मूवमेंट्स में निकलता है. तो आपके जो जेस्चर्स होते हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं. तो प्लीज़ ऐसा शांत होकर के बैठिए, इत्मीनान से बैठिए. हम लोग योग एजुकेशन में बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं, इसीलिए
एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नेचर अलग तरह का है और योग एजुकेशन का नेचर बिल्कुल अलग तरीके का है। इसीलिए आपने देखा होगा मेरे नेचर में इस क्लास में बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट नेचर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो नेचर डिफरेंट नेचर का था, राइट। तो थोड़ा सा आप भी अपनी परेशानियों को कंट्रोल करिए, है ना। पैर हिलते दिखते हैं, जब पैर नहीं हिलता तो मेज़ हिलती है आपकी, तो समझ जाता हूँ मैं कि अंदर पैर हिल रहा है कहीं, ठीक है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहली बार जो है ये हमारे बोस साहब के, कोलकाता के साइंटिस्ट, इनके ज़रिए से पहली बार मालूम चला कि जो है वो प्लांट्स में ऐसी ही लाइफ है जैसी लाइफ हमारी और आपकी है। हमने भी हाई स्कूल में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है नहीं, उनका भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, उनका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है, राइट। प्लांट्स के अंदर इवन मूवमेंट्स भी होते हैं, वो भी हमने और आपने बायोलॉजी के लैब्स में टेस्ट भी किया है। आपको मालूम है ना वो प्लांट एंड लाइट वाला, अंधेरे में रखा तो वो प्लांट ऐसा सीधा था, फिर एक छेद करके एक रोशनी डाली उसके ऊपर तो वो रोशनी की तरफ ऐसा मूव कर गया। मीन्स प्लांट्स भी मूव करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, हम और आप भी मूव करते हैं अपने, मीन्स सारे, जो ब्लड हमारा है वही ब्लड उनका भी है, रंगों का फ़र्क है। उनके ब्लड को क्लोरोफिल कहते हैं, आपके ब्लड को जो है वो, है ना, आपके ब्लड को ब्लड ऐसा कहते हैं, राइट। वो लाल रंग का है, एक हरे रंग का है। इमोशंस ऐसे ही होते हैं, राइट। पहली बार दुनिया को 1903 में पता चला उनके इमोशंस ऐसे ही होते हैं, राइट। ये जो हमारे सतीश चंद्र बोस साहब हैं, ये अपनी किताब में लिखते हैं, इनकी किताब ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएगी, PDF, आप उसको पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो अपनी किताब में लिखते हैं लाइफ इन प्लांट्स। वो लिखते हैं, कहते हैं कि अगर मैं भारतीय नारियों को सब्जी काटते वक्त अगर उनका क्रंदन सुना दूं, क्रंदन समझते हैं, एक तो रोना छोटा वर्ड है उसके सामने, क्रंदन के सामने मीन्स, हाँ मतलब चीख के, जैसे कोई इंसान हो जिंदा और उसका एक एक टुकड़ा काटते जाओ और वो चीखता जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। अच्छा, वो जो रोना, चीखना, चिल्लाना, विलाप करना, उसको बोलते क्रंदन। तो वो सतीश चंद्र बोस साहब कहते हैं कि अगर मैं भारतीय नारियों को सब्जी काटते वक्त और सब्जी पकाते वक्त अगर मैं उनका क्रंदन उनको सुना दूं तो वो सब अपनी रसोई से इस तरीके से भाग जाएंगी कि जीवन में फिर दोबारा कभी रसोई के अंदर नहीं घुसेंगी, राइट। इस क्रेस्कोग्राफ के ज़रिए से उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स ये भी बताते हैं कि उनको प्यास कब लगी है, उनको भूख कब लगी है। हाँ, उनका जो वॉल्यूम है, हमारा जो वॉल्यूम है सुनने का, हमारा वॉल्यूम मिनिमम का भी है और मैक्सिमम का भी है, राइट। जो सुनने का जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डेसिबल, लिख लीजिए, DECIBEL, डेसिबल। जैसे दूध नापने के लिए लीटर, शुगर नापने के लिए केजी, ठीक है नहीं, मीन्स तरल पदार्थ नापते हैं तो लीटर्स में नापते हैं, सॉलिड चीज नापते हैं तो आप ग्राम्स एंड केजीज में नापते हैं। इसी तरीके से जब आप वॉइस नापते हो, जब आप वॉइस नापते हो तो वो डेसिबल्स में नापते हो, राइट। 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल तक इंसान का कान सुन सकता है। 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल तक इंसान का कान सुन सकता है। मतलब पावर जो होती है मनुष्य की, तो सर वो तो हर्ट्ज में होती है ना? अरे बाबा, साउंड का जो वॉल्यूम है नापने का उसको डेसिबल बोलते हैं। हर्ट्ज में नापता, सुनता अंदर हर्ट्ज में होता होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसे सुन रहा है। नापने की जो यूनिट है वो डेसिबल्स है, राइट। 20 डेसिबल से कम होगा, आवाज होगी 20 डेसिबल से कम की होगी, आपको नहीं सुनाई देगी, मुझे नहीं सुनाई देगी। 20,000 से ज्यादा की होगी तो वो भी नहीं सुनाई देगी, राइट। आपके आसपास के, फॉर एग्जाम्पल रोजमर्रा की, रोजाना की हमारी एग्जाम्पल है, राइट।
हमारे आसपास के जो जानवर होते हैं बहुत सी आवाज़ों पे वो बड़े चौकन्ने हो जाते हैं एकदम से, लेकिन हमें आपको सुनाई भी नहीं देती बातें, क्योंकि वो 20 डेसिबल से नीचे की आहट है किसी के कदमों के चलने की, बड़ी दूर से कहीं से है, राइट। लेकिन वो 10 डेसिबल पे है, 5 डेसिबल पे है। आपके घर में जो जानवर हैं उनको समझ में आ गई, उनको सुनाई दे गई वो पदचाप, आपको नहीं सुनाई देगी। आपको तब तक नहीं सुनाई देगी जब तक कि वो 20 डेसिबल की नहीं हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से आपके आसपास, ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपके आसपास बम फटे जाएगा तो दूर में जो होंगे उनको तो सुनाई दे जाएगी, आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि 20,000 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बम फटा है। आपका कांड हो चाहे ना हो, आप मतलब फिर जीवन भर कहते हुए मरते रहोगे, मर जाओगे, कसमें खाते रहोगे। लोग यही कहेंगे तुम्हारे पीछे ही तो बम फटा था, आप कहोगे नहीं फटा था, क्योंकि आपने कभी सुना ही नहीं था। डॉग विसल आती है जी, डॉग्स की सुनने की जो एबिलिटी रहती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी रहती है। ऊपर की भी रहती डॉग विसल आती है, जैसे आप उसको अगर ब्लो करेंगे तो उससे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज निकलती है। ओके फाइन। तो डॉग्स उसको सुन लेते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं। ह्यूमंस नहीं सुन पाते, मैं वही कह रहा हूं आपसे। तो ये जो प्लांट्स बोलते हैं, ये जो प्लांट्स बोलते हैं, ये 0.2 डेसिबल पर बोलते हैं, 0.2 डेसिबल पर, यानी कि ये तो कुत्ते भी नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, इसको सेंटेंस क्या होना चाहिए? कुत्ते भी नहीं सुन पाएंगे या कुत्ते ही नहीं सुन पाएंगे? कुत्ते ही, फिर तो हम भी शामिल हो गए, राइट। कुत्ते भी नहीं सुन पाएंगे इसको, है नहीं? तो लेकिन प्लांट्स बोलते हैं, उनको प्यास लगी है, उनको प्यास लगी है तो वो बोलेंगे कि हमें प्यास लगी। जैसे आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ, और जानवर बोलते हैं, ऐसे ही वो भी बोलते हैं। क्रेस्कोग्राफ से वो हमारे महाशय जो थे बोस साहब, उन्होंने इंडिया में इसको सारे साइंटिस्टों के सामने रखा, तो यहाँ भारतीय समाज में जो है वो बड़ा कोलाहल हो गया। कोलाहल समझते ना? हाँ, मतलब बहुत ही हाहाकार मच गया कि ये क्या गज़ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो यही माना जाता है कि जीव हत्या नहीं करनी है, वो आज भी चलता है। लेकिन साग सब्जियों में साइंस ने अब 1903 में पहली बार ये पता लगा लिया, राइट। उनके इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर फेल कर दिया गया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1903 का ज़माना जो है वो अंग्रेज़ों का ज़माना है। उन्होंने ये बात यहाँ का जो वाइसरॉय था उसके सामने रखी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है भाई, या तो आप फ़ायदा उठा लो उस चीज़ का, या फिर वो फ़ायदा उठा लें। उन्होंने तो आप ही को दी थी, मीन्स हिंदुस्तान को ही दी थी। हिंदुस्तान में एक्सेप्ट नहीं किया गया, वन वे फॉर दी मीन्स फॉर वन कॉज और दी अनदर। उन्होंने उनके सामने, वाइसरॉय के सामने रखी। वाइसरॉय ने फ़ौरन मीटिंग उनकी अरेंज की और 9 दिन के अंदर अंदर उनको जो है वो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स उनके यहाँ ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ की सुप्रीम पार्लियामेंट, राइट। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में उनकी मीटिंग अरेंज करी, अपने सारे साइंटिस्ट उन्होंने बुलाए। यहाँ से वो उन्होंने इस साइंटिस्ट को ले गए, उसका इंस्ट्रूमेंट ले गए, वहाँ जाके उसने प्रूव कर दिया। वो क्रेस्कोग्राफ इंग्लैंड के नाम चढ़ गया। ये हमारी आपकी परेशानी हमेशा की, आज भी यही परेशानी है, राइट। तो मीन्स ये हमेशा की है, ये ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में हुई थी आज नहीं है। मैं अभी 40-45 साल पहले की बता रहा हूँ। मेरे 3rd नंबर के मामू यहाँ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ निमाटोड्स मतलब जो प्लांट्स के ऊपर कीड़े लग जाते हैं ना, उस पर एक पर्टिकुलर टाइप का एक कीड़ा था, तो वो अगर एक लग गया तो विदिन 13 डेज पूरी फसल चट हो जाती थी, पूरी फसल, उसका तोड़ कहीं नहीं मिल रहा था, और वो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। प्रॉब्लम ये थी, सिर्फ इंडिया में नहीं था, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उनको जो है वो यहाँ से रिसर्च करना चाहिए मामा ने, तो वो यहाँ से पैसा मिला नहीं। तो यहाँ चूँकि जब अंग्रेज़ गए थे तो जो अच्छे साइंटिस्ट थे, अच्छे लोग थे, जो भी थे, तो उनको सबको वो एक लेटर भी दे के गए थे, कभी आपको कोई ज़रूरत पड़े हमारी तो आप हमको याद करिएगा, अगर हमसे हो सकता है तो हम आपकी मदद करेंगे, राइट। उन्होंने वो लेटर उठा करके उसके रेफरेंस में एक लेटर लगाया इंग्लैंड गवर्नमेंट को। इंग्लैंड गवर्नमेंट ने फ़ौरन अपने यहाँ बुला लिया उनको, आइए हमारे यहाँ रिसर्च करिए। उन्होंने वहाँ रिसर्च करी, उनका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए चला गया, उन्होंने वो ईजाद कर ली।
अब वो दवा किसके नाम चढ़ गई? इंग्लैंड के नाम चढ़ गई, राइट। अब हमारे मामा को रोज़ाना अपने, अब इंडियन गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूँ कैसे काम करती है ये। एक साइंटिस्ट खोया, एक नोबेल प्राइज़ खोया, मतलब उनको नहीं मिला लेकिन नॉमिनेशन के लिए चला गया उनका कंट्रीब्यूशन, प्लस उसके बाद क्या नुकसान आज तक, अब तो नहीं उठा रही क्योंकि मामा की डेथ हो गई। रोज़ाना उनको अब ट्रेनिंग के लिए हर साल 45 दिन की ट्रेनिंग के लिए इंडियन साइंटिस्टों को आप ट्रेन करो आकर के, इसके लिए 2.25 लाख रुपए रोज़ के हिसाब से उनका पेमेंट करते थे, 2.25 लाख रुपए रोज़। और उस ज़माने में उन्होंने सिर्फ उनसे 19,000 रुपये मांगे थे एक्सपेरिमेंट के लिए। ये हमारी विडंबना है। ये तो मैं 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत मतलब उच्च कोटि के, राइट। तो ये ऐसे आए दिन होते रहते हैं, ऐसे आए दिन होते रहते हैं। अभी इसीलिए वो लोग उड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं ऊपर और हम रह जाते हैं नीचे, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वहाँ ले गए अपने क्रेस्कोग्राफ को, वहाँ जा करके इन्होंने उसको ईजाद कर लिया। ईजाद करके आज की डेट में हमारे यहाँ अभी भी किसान जो है वो सुबह 3 बजे 3:30 बजे, आप जिन घरों से भी हैं, राइट, वो सुबह जाता है 3:30 बजे और आज भी पानी लगाता है 3 बजे, चाहे अब प्यास लगी है चाहे नहीं लगी पौधे को। वो जो है आज भी क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अब तो उन्होंने क्रेस्कोग्राफ बहुत डेवलप कर लिया है, राइट। जब उनके पौधे को प्यास लगती है वो तब डालते हैं पानी। अब आप बताओ, पानी का वेस्टेज और पानी का बेस्ट यूटिलाइजेशन, वेस्टेज कौन कर रहा है और बेस्ट यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है? भाई आपके सामने गिलास रखा रहे पानी से भरा हुआ, आपको प्यास नहीं लगी तो आप शाम तक बैठे रहोगे, उठ के चले जाओगे, पानी का गिलास आप नहीं पियोगे। ऐसे ही है ना, राइट। लेकिन हमारे यहाँ आज भी उसी तरीके से पानी दिया जा रहा है, सुबह और शाम के हिसाब से। उनके यहाँ जो है वो पानी दिया जा रहा है, जब पौधा मांगेगा उनका स्क्रीन बीप करेगा, जैसे ही वो 3 बार बीप करेगा, अब उन्होंने इतना डेवलप कर लिया, जैसे ही 3 बार बीप करेगा उनका मोटर ऑटोमेटिकली चलेगा और पानी चला। जब तृप्ति हो गई तो वो ग्रीन सिग्नल देने लगेगा कि तृप्ति हो गई। अब वो ये भी बताएगा कि भाई पी चुका मैं पानी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मीन्स प्लांट्स के पास ऐसे ही इमोशंस होते हैं। वो अपनी लाइफ इन प्लांट्स में वो ये भी कहते हैं जिस वक्त आप फल तोड़ने के लिए जाते हो तो वो पीछे की तरफ हटता है। भाई कोई नहीं चाहता ना अपना जीवन खोना। तो लैंग्वेज तो हर किसी के पास है, प्लांट्स के पास भी है, एनिमल्स के पास भी है और ह्यूमंस के पास भी है। लैंग्वेज का काम क्या होता है? अपना आइडिया दूसरे को बता देना। अब वो आइडिया कुछ भी हो सकता है। वो आइडिया प्यास भी हो सकती है, वो आइडिया भूख भी हो सकती है, वो आइडिया गुस्सा भी हो सकता है, वो आइडिया मोहब्बत भी हो सकती है, वो आइडिया केयर टेकिंग भी हो सकती है, वो आइडिया सिंपैथी भी हो सकती है, वो आइडिया बीमारी भी हो सकती है, XYZ जो कुछ भी आप करते हो। लैंग्वेज का काम बस इतना ही है कि आपका आइडिया दूसरे को बता दे, राइट। हम लोग लगातार पिछले 9 घंटे 9.5 घंटे से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं लगातार, राइट, कि लैंग्वेज हमेशा से ऐसी नहीं रही जैसी आज हम और आप बोलते हैं, बात करते हैं, राइट। इंसान जब शुरू में था तो वो सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन पे बात करता था, सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन पे बात करता था, राइट। तो हम लोग चूंकि भारतीय संस्कृति को सबसे पुरानी संस्कृति कहा जाता है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है, माना जाता है, राइट। और गोंडवाना लैंड के रिलेशन में हमने आपने उसको समझने की भी कोशिश की थी, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट सिग्नल एसोसिएशन भी सबसे पुराने होने चाहिए। पुरानी और जो कंट्रीज़ हैं उनके पास भी हैं, लेकिन हमारे पास सबसे पुराने होने चाहिए। अब उनका मोड ऑफ मेकिंग, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ ट्रांसफरेंस अब चेंज हो गया है। जिस ज़माने में वो सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, वो लैंग्वेज चलती थी, तो उस वक्त इंसानों के पास या तो सिर्फ कैलीग्राफी की क्षमता थी, मीन्स चट्टान पे कुछ बना देने की, जैसे भीमबेटका की हमने देखी थी, राइट,
या उनके पास पत्थर था जिससे वो कार्विंग करते थे, ठीक है, या उनके पास लकड़ी थी और फूल थे और कुछ साग सब्जियां थी जिससे वो कुछ चीज़ों को बता सकते थे अपने यहाँ, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया। आपके पास आज की डेट में जब हम और आप बैठे हैं क्लासरूम में, तो हमारे पास वी हैव गॉट डिजिटल इक्विपमेंट्स, तो हमारे पास वही फोटोग्राफ्स और अपने माँ बाप की, अपने पूर्वजों की सारी फोटोग्राफ्स, अपने छोटे भाई बहनों की, बच्चों की, वो सारी फोटोग्राफ्स हमारे पास जो हैं वो अब डिजिटल फॉर्म में है। अब किसी के पास पत्थर की फॉर्म में नहीं है, अब किसी के पास लकड़ी के फॉर्म में नहीं है। राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये लैंग्वेज का ट्रांसफरेंस भी वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। कल को हो सकता है कि आपके इस डिजिटल उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। जो आपके पास ये पत्थर इतना बड़ा चट्टान रखी हुई है, ये चट्टान लगने लगे, अगर चिप यहाँ लग गई तो फिर तो सारा डाटा यहीं है, जब सोचेंगे तब निकल आएगा। आपने स्क्रीन खोली अपनी, आपने यहाँ सोचा, सामने स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है। भाई यही तो करते हो ना आप, खोल के फोटो गैलरी में जाते हो, वहाँ पे जा करके आप उसको देखते हो, इतना टाइम खर्च कर रहे हो फालतू में। अभी वो टाइम आ जाएगा कि आप सामने स्क्रीन पे सोचा और देख लिया, वो चिप आपकी दिखा रही है आपको, सारा स्टोर यहाँ पे है सब। मीन्स मोड ऑफ ट्रांसफरेंस उस लैंग्वेज का वक्त के साथ साथ चेंज होता रहेगा। कल को, कल नहीं परसों हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि मीन्स चिप हटा दी जाए, चिप हटा दी जाए, एनवायरनमेंट में है मौजूद, मेरी ये जो आवाज़ निकली है एनवायरनमेंट में हमेशा रहेगी, अब ये कहीं जा नहीं रही। हाँ, आपने सुन लिया, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा कुछ सेंसरी कुछ इक्विपमेंट्स लगा दिए जाएं या उनको मदद मिल जाए तो ये अमेरिका वाला भी सुन लेता है, आज की डेट में सुनता है। अभी ऑनलाइन क्लास हो जाए तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाला अभी ये क्लास सुनेगा या नहीं सुनेगा? अभी सुनेगा। तो ये परसों ऐसा हो जाएगा कि समाज की जो चीज़ें आपको चाहिए हो वो आप सुन लो, उतनी आवाज़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ ट्रांसफरेंस लैंग्वेजेस का हमेशा चेंज होता रहता है, उसमें कोई वो नहीं है। आज भी चेंज हो गया है, पीछे जो था वो पत्थर था, लकड़ी थी, फूल था, साग सब्जी थी, तो उससे ही डिपिक्ट किया जाता था। लेकिन वो लैंग्वेजेस हमारे पास आज भी मौजूद हैं। कोई भी इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, और एक इंसान से फिर दो इंसान हो जाते हैं तो कम्युनिटी बन जाती है। कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो अपने एसोसिएटेड लोग, करंट के भी और पीछे के भी, उनकी याद अपने साथ ना रखता हो, ऐसा कोई एक इंसान नहीं होता। भाई माँ बाप की नहीं रख रहा, हस्बैंड वाइफ बच्चे इनकी नहीं रख रहा, दोस्तों की नहीं रख रहा, है ही नहीं कोई उसके साथ, नहीं है उसका मन लगता किसी में, तो कुछ नहीं है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की रख रहा है। कहीं तो रखता है कुछ, हर इंसान रखता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो ये 0.1% वाले बिहेवियर के हैं, जिनको हम और आप मीन्स नॉर्मल इंसान नहीं कहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी यादें रख रहा है। इंसान के साथ हमेशा से ये उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, हमेशा से, कि वो अपने साथ यादें अपने मोड, करंट मोड में रखता है। आपका करंट मोड डिजिटल है, आईसीटी एज है, तो आप डिजिटल मोड में रखते हो। किसी का जमाना था पेपर पेंसिल का, तो वो सिर्फ पेपर पेंसिल पे ही, कैनवास पे ही रख पाता था। किसी का ज़माना था सिर्फ पत्थरों का और पेड़ पौधों का और लकड़ी का, तो वो उन्हीं पे रख पाता था। राइट? तो वो ट्रांसफरेंस हमेशा से ऐसे ही चलता चला आ रहा है, लगातार चलता चला आ रहा है। आज भी ऐसे ही है, कल भी ऐसे ही रहेगा, परसों भी ऐसे ही रहेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ऐसे ही रहेगा। और कॉस्मोस में अभी और लोग भी हैं जो रह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पाए वहां तक, लेकिन कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कुछ लोग हैं। अब वो कैसे आपके जैसे इंसान हैं, नहीं हैं, दो आंखें हैं कि एक ही आंख है कि तीन आंखें हैं, डोंट नो, लेकिन कुछ है, लाइफ है कहीं और भी, उनको लगातार ढूंढ रही है। वो आप नेट पे ढूंढ सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मीन्स इफ़ यू वांट टू ग्रो योर पर्सनैलिटी, तो जहाँ कुछ पिक्चरें भी हमको देखनी चाहिए। आई ऑल्सो यूज टू वॉच मूवीज़, नहीं, मूवीज़ भी देखनी चाहिए, सीरियल्स भी देखने चाहिए, आई यूज टू, है ना।
हाँ, ये अलग बात है कि 2 घंटे की मूवी जो है वो मेरी अराउंड 2-2.5 महीने में ख़त्म हो पाती है। जब मेरे पास टाइम होगा 5-7 मिनट का तब मैं देखूँगा, वरना नहीं देखूँ। 5-7 मिनट 10 मिनट का देखूँगा, फिर आगे बढ़ जाएगी, फिर कभी देखूँगा, फिर कभी देखूँगा, लेकिन देख लूँगा। एक पूरी बाकायदा लिस्ट बनी हुई है मेरे पास। आज की डेट में 57 मूवीज़ हैं जो मुझे देखनी है। सब हैं सोशल, सब हैं सोशल, वाहियात वाली नहीं है। प्यार मोहब्बत कोका कोला का वो एडिट करके आगे बढ़ जाता हूँ मैं थोड़ा सा। मेरी एज चली गई ना वो सी वाली, अब दूसरी एज आ गई है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मीन्स मोड हमारा जो है, लैंग्वेज जो है वो हमारी आइडिया को जनरेट करना और बताना, उसी के ऊपर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इंसानों ने जब अपना आइडिया देना शुरू किया था तो सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन पे देना शुरू किया था। और हिंदुस्तान में वो सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन कहाँ से हमारे पास मौजूद है? ये जितना भी सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है, ये जितना भी है, ये तो आज तेरा मेरा का भाव बट गया है कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये किसी का नहीं है। ये मानव जाति की धरोहर है। भाई उस ज़माने में ना तो कोई मुसलमान, ना तो कोई हिंदू, ना तो कोई ईसाई, ना तो कोई एथीस्ट बोल ही नहीं पा रहा था, तो वो कैसे बोलता होगा? कैसे अपने आइडियाज़ बताता होगा कि वो बेस्ट प्लानर है, कि वो आपकी सब हजम किए बैठा है, वो आपकी बुराइयां दूर कर देता है, अच्छाइयां ले लेता है? कैसे बताएगा? कोई भी XYZ। तो ना किसी मुसलमान का है ये धरोहर, ना किसी हिंदू की ये धरोहर है। लेकिन चूंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अभी MPEd 4th सेमेस्टर के लोग आ जाएंगे, सीनियर मोस्ट तो हम हैं, इतनी अच्छी क्लासरूम में तो हम बैठेंगे, आप क्यों बैठोगे? अभी लड़ाई हो जाए इसी बात पे, लैंग्वेज ना समझ में आया अगर तो बस वो लैंग्वेज समझ में नहीं आने की प्रॉब्लम है जो आज हमको समझ में नहीं आ पा रही है, राइट। उसी में से तीसरी एक और हम लोग लेंगे। आपने देखा है ये क्या लिखा हुआ है? दुर्ग। बोलने वाले गलत बोलते हैं, अपना वो सही कर लीजिए। समाज अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसका गलत में साथ कभी मत दीजिए। दुर्गा बोला जाता है, लेकिन दुर्गा नहीं है वो, योगा नहीं है। योगा बोला जाता है लेकिन है नहीं ना। आप भाई अगर मुझको और आपको, अगर हमको ना पता हो तो मतलब इसको तो मतलब शर्म आना नहीं कहते, इसको क्या कहेंगे? अगर बहुत मतलब लिमिट से ज्यादा शर्म गुजर हो जाए तो क्या कहते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार। अगर भारतीय संस्कृति के लोग अगर योगा कह रहे हैं और जबकि उनकी धरोहर है, उनकी उत्पत्ति है, उन्होंने दुनिया को सिखाया है योग, और अब वहां से पलट के वेस्टर्न कंट्री से आपके पास आ गया और योगा हो गया और आपने भी योगा बोलना शुरू कर दिया, तो ये शर्म की बात कतई नहीं है। ये चुल्लू और पानी में डूब मरने वाली बात है। द सेम इज ट्रू विद भगवत गीता। दैट इज नॉट गीता, दैट इज गीत। भगवान का गीत है। गीत है या गीता है? फिर काय को गीता गीता बोलते रहते हैं? चुल्लू और पानी में डूब मरने की बात है। अब मुझे भी बड़ी शर्म आती है, आपको भी आनी चाहिए सबको शर्म। इसी तरीके से ये दुर्गा नहीं, नॉट दुर्गा, इट इज दुर्ग। दुर्ग, दुर्ग कहते हैं मीन्स जिसको हमारा दिमाग समझ ना पाए, इतनी पावर वाला। जिसको भाई हमारी समझ की एक लिमिट है ना, हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं उनकी एक लिमिट है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया ना, सुनने की एक लिमिट है हमारी, 20,000 डेसिबल्स एक लिमिट है, राइट। ऐसे ही हमारी अकल की, समझने की भी एक लिमिट है। किसी लिमिट तक ही हम समझ पाएंगे, राइट। फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें लग जाएंगी, कुछ इक्विपमेंट्स लग जाएंगे, कुछ सेंसर्स लग जाएंगे, तो थोड़ी हमारी वो उसकी व्यापकता और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी और लिमिट रह जाएगी, है नहीं। अभी जो है वो हबल एस्ट्रोनॉमिकल लैब में मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप लगा हुआ है,
लेकिन साइंटिस्ट लगातार उसके लेंस पर आज भी काम कर रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स उस पर खर्च कर रहे हैं। 2-3 साल में उसकी पावर फिर बढ़ जाएगी तो और दूर की दुनिया कहीं नजर आने लगेगी फिर उनको। भाई वक्त के साथ साथ ऐसे ही हो रहा है। तो लिमिट हमारी है, राइट। वो लिमिट हमारी जो है वो समझ की भी लिमिट है। बहुत सी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती, विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसको हम बोलते हैं, वक्त के चलते बहुत सी चीज़ें हमको और आपको समझ में आती हैं, बहुत सी चीज़ें, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपना, चूँकि हम लोग योग एजुकेशन के लोग हैं, इसमें हम बहुत सी बातें जो हैं वो ओरिजिनल उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हमारा आपका ओरिजिनल प्रोनंसिएशन, ओरिजिनल तलफ़ुज़, ओरिजिनल उच्चारण हमारा जो है वो होना चाहिए। आज से आप शुरू कर दीजिए और समाज को बता भी दीजिए क्यों। आप यकीन जानिएगा कोई आपसे चूं चरा नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर वाले ये कहेंगे, अरे भाई तू बहुत पढ़ लिख गया है। हाँ भाई मैं नहीं पढ़ी हुई इतनी, ऐसा बोलेंगे वो आउट ऑफ इमोशंस। अब उनके अपने भाई एक संस्कार हैं, पीछे से चलते चले आ रहे हैं। आज की डेट में 40-45 साल की उनकी माताजी की उम्र हो गई है नहीं, पिताजी की हो गई है, कोई बाबा हैं, नाना हैं, अब उनकी एक एज 70 साल की हो गई है। अब आप उनसे कहो कि नहीं ये तो भगवत गीत है, तो कहेंगे नहीं भगवान का गीत तो है, लेकिन जब भगवत लगेगा तो गीता लगा पढ़ बोलूँगा मैं। तू ज़्यादा पढ़ लिख गया है, तू अपना गीत बोल ली जो। देखिए नॉलेज ऐसे ही चलती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नॉलेज ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है। आप भी अगर गलत नॉलेज ट्रांसफ़र करोगे आगे तो आप यकीन जानिएगा ये योगा कभी भी योग नहीं बन पाएगा। और अगर योगा योग नहीं बन पाएगा तो आप ये भी जान लीजिएगा हमारा आपका देश जो है वो योग्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि उच्चारण पे तो आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। आपके नेशन की भी पर्सनालिटी आपके प्रोनाउंसिएशन पे ही डिपेंड करती है, राइट। ये है माँ दुर्ग, नॉट दुर्गा। तो आज की डेट से आप लोग बोलें, जब भी बोलें तो ये माँ दुर्ग हैं, राइट। और लोगों को, आपका काम है, आप हायर एजुकेशन में हो। एजुकेशन का मतलब ही ये होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसा दिया वैसा ले लिया, ये तो मतलब होता है। जैसा दिया वैसा ले लिया, ये इंफॉर्मेशन का मतलब होता है। लेकिन एजुकेशन का मतलब जैसा दिया वैसा नहीं लिया, वैसा लिया, अब उसको छान पटक करी, उठक पटक करी, उसको इधर से पता किया, उधर से पता किया, है नहीं, और फिर उसमें से जो सच बात छन के आई उसको एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके फिर हमने उसको अपने बिहेवियर से शो किया। इसका मतलब होता है एजुकेशन। अब आप आए हो एजुकेशन लेने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने? एजुकेशन। जो लोग इंफॉर्मेशन लेने आए हैं वो आज भी दुर्गा बोलते रहे, वो आज भी योगा बोलते रहे, वो आज भी गीता बोलते रहे, कोई बात नहीं है नहीं। लेकिन जो एजुकेशन लेने आए हैं उनको अपना मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हम कहते हैं ना फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, तो एजुकेशन को हम डिफाइन करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और फिजिकल को हम क्या करते हैं? थ्रू लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज, और दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। तो आप लोग एजुकेशन के लोग हो, तो अपने को एजुकेट करो, ना कि अपने को इन्फॉर्म्ड करो। एजुकेशन का पहला प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन है, लेकिन लास्ट नहीं है, और इंफॉर्मेशन का पहला और आखिरी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन लेके मत जाओ। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर वो होता है जो समाज में आपका दिखाई देता है। अब मैं भी अगर योगा 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 बोलता रहूं तो फिर मेरे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर नहीं हुआ ना मेरा, इसका मतलब मैं एजुकेटेड नहीं हुआ। हाँ, मैं इन्फॉर्म्ड हो गया। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? आप इसको लिख लो, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन, जरा जल्दी से, राइट। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इंफॉर्मेशन से आपको नंबर मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन से आपको नंबर मिल जाते हैं क्योंकि आप उसको कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ मतलब यहां अटका देते हैं, कंठ में अपना,
याद नहीं, याद के लिए तो इस्तेमाल होने लगा, और यहाँ कंठ में घुसेड़ लेते हैं और उगल देते हैं वापस। जैसा ज़रूरत पड़ती है लिख करके, ज़रूरत पड़ती है लिख के, बोल के ज़रूरत पड़ती है तो बोल के। तो उसको कहते हैं साहब ये कंठस्थ है, इसको कुरान कंठस्थ है, इसको गीता कंठस्थ है, इसको जो है वो मीन्स कुछ भी XYZ कंठस्थ है, राइट। इसी तरीके से शिक्षा और विद्या, जमीन आसमान का फर्क है। शिक्षा वो जो अपने फायदे के लिए ली जाए, शिक्षा वो जो अपने फायदे के लिए ली जाए, और विद्या वो जो अपने फायदे के लिए तो ली जाए, साथ में समाज के फायदे के लिए भी ली जाए, उसको विद्या बोलते हैं। इसीलिए आप सब लोगों को विद्यार्थी बोलते हैं, शिक्षार्थी कोई नहीं बोलता, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कल को बड़े होकर यही समाज के उद्धारक होंगे, बोला जाता है ना, तो मतलब विद्यार्थी हैं। शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी बनेंगे। ये ऐसे ही है, 10 का नोट डाल के 100 का नोट मिलेगा, राइट। तो आप लोग विद्यार्थी होते हो, शिक्षार्थी नहीं होते हो। आप लोग शिक्षा हासिल करोगे तो अपने फायदा करोगे बस, और किसी का फायदा नहीं होगा। अच्छा, वो जानवर का जीवन होता है भाई, हर जानवर को इससे मतलब है कि मेरा पेट भर जाए। अगर 3 बकरियां बैठी हुई हैं और 3 बकरियों खाने का टाइम हो गया और मालिक ने खाना दे दिया और एक बकरी खाना नहीं खा रही है, तो दूसरी बकरी उससे ये नहीं पूछेगी बहन तेरे पेट में दर्द हो रहा है क्या, भाई तू खाना क्यों नहीं खा रही है। अरे यार हंसते क्यों आप लोग मेरी बात पे, मैं ठीक ठाक सा आदमी हूं ना, या कुछ अपसाइड डाउन सा लगता हूं आपको। ओके नहीं ले, आप ले लो, आप मुझसे तफरी ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने आपको बोला इसको आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप नहीं कर पाओगे, मैं लगातार बोल रहा हूं। बहुत आसान है समझना, लेकिन दूसरे को आप समझा दोगे ये बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और मेरी प्रैक्टिस है बहुत। मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं और मैं 60 घंटे लगातार बोल सकता हूं इस टॉपिक पे। मैंने आपसे बोला है रोज आना, आपको 40 मिनट तो ध्यान में रहना है रोज। एक दिन भी गैप हो गया तो तपेदिक की बीमार दवा की तरह है, फिर से पहले दिन से शुरू होगी, टीबी की दवा की तरह। एक तो आपको वो ध्यान लगाना है, दूसरा आपको लगातार राइटिंग स्किल मेंटेन करनी है। IAS के जो बच्चे हैं उनको भी ये सिलेबस डाल दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अब एक तो उनको टीचर नहीं मिल रहे पढ़ाने के लिए, अब है ना एक ये एजुकेशन, एक तो टीचर नहीं मिल रहा है, ऊपर से अब वो सवाल अगर आता है तो वो अब जवाब कैसे दें, तो उसकी एक मुसीबत है उनके लिए भी। तो अभी तो सबके लिए है, लेकिन कल को आप ही लोगों में से निकलेंगे, बहुत से लोग आप ही लोगों में से निकलेंगे, और जो मुझसे भी अच्छे अंदाज में, मैं जितने भी अच्छे अंदाज में आपको बता पा रहा हूं, मुझसे बहुत अच्छे अंदाज में आप बहुत अच्छे तरीके से समाज के सामने यही बातें पेश करोगे, आप ही में से करोगे। लेकिन वो लोग करेंगे जो कम से कम मिनिमम इन 2 बातों का ध्यान रख लेंगे, और इस उम्र में इन 2 बातों का ध्यान रखना सबसे कठिनस्त चीज है जो कि आपको अब करना है। नहीं तो महाकुंभ का मेला है नहीं ये, जो 15 साल बाद आएगा, अगले साल फिर आएगा, तो हम लोग फिर मिलेंगे, मैं फिर ऐसे ही बोल रहा हूँगा, आपको परेशानी फिर वही होगी। हमारे ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इनका भी योग है। अब इन्होंने जब 2 बार क्लास कर ली तो उसके बाद मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारा हाल भी वैसे ही है जैसे उन बच्चों का है। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा सर हम इसको लिखेंगे कैसे अपनी थीसिस में। मैं ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे 2 घंटे और बैठाना हो एक्स्ट्रा, मैं बैठ जाऊंगा आप लोगों के सबके साथ, आपके साथ भी बैठूंगा। मेरे पास तो 150 घंटे की भी बोलने की क्षमता है इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली मैं इसमें ध्यान में रहता हूं, और कंटिन्यूसली ध्यान से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। कंटिन्यूसली आपको करना है, और करके सिर्फ निकल नहीं जाना है, बल्कि अब बताना भी है कि आपने कितनी एजुकेशन प्राप्त कर ली, इंफॉर्मेशन नहीं, तो वो बतानी भी है आपको।
तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको ये काम तो हर हाल में करना है। यानी कि आपको 90 मिनट्स तो योग एजुकेशन को हर हाल में रोज देने होंगे। 40 मिनट का ध्यान उस बात के ऊपर जो बात मैंने आपसे कही है, किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं कि छत के ऊपर कौन कैसा दिखाई दे रहा था, है नहीं? हाँ, वो वाला ध्यान नहीं। 40 मिनट का वो ध्यान और राइटिंग स्किल कि इसको लिखोगे कैसे, तो लिखोगे, पढ़ोगे, ऐसे गुड़ी मुड़ी करोगे, फेंक दो, ये क्या लिख दिया मैंने, फिर लिखोगे। लेकिन आप देखोगे जैसे ही आप 5वीं 6ठी राइटिंग पे पहुंचोगे तो आपकी राइटिंग पहली वाली राइटिंग से बहुत अच्छी होगी, 10वीं उससे और अच्छी होगी। बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है आप लोगों ने? बर्नार्ड शॉ, 12th में जिनके पास इंग्लिश हो तो वो लोग जानते होंगे। बर्नार्ड शॉ जो है वो मीन्स इंग्लैंड के इंग्लिश की फील्ड में उनको मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेचर का आदमी कहा जाता है, बर्नार्ड शॉ सर को। बर्नार्ड शॉ सर की, अब जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी होंगी ना, वही तो लिटरेचर में मौजूद हैं जिससे उनको एक्सपर्ट समझा जा रहा है। लेकिन उनकी कुछ कहानियों की कुछ वो पेजेस भी मिल गए हैं जो गुड़ी मुड़ी करके उन्होंने फेंक दिए थे। वो भी इंग्लैंड ने लंदन म्यूजियम में अपने रखे हुए हैं, उनका जो सबसे मेन लंदन है म्यूजियम है। बर्नार्ड शॉ सेक्शन पूरा बना हुआ है जिसमें 253 254 रैक्स लगी हुई हैं सिर्फ उनकी। उसमें एक स्टोरी फाइनल है, जो फाइनल स्टोरी जिससे उनको सर की उपाधि मिली हुई है, और उसी का सबसे पहला अटेम्प्ट, गुड़ी मुड़ी पेजेस अब सीधे साधे करके प्रेस व्रेस करके लगा दिए ऐसे ओरिजिनल। उसमें दुनिया के हर स्टूडेंट मीन्स क्लास 6th ऑनवर्ड्स हर स्टूडेंट का यह कहना है जब वो पहला पढ़ता है इससे अच्छा तो मैं लिख लूंगा। लेकिन जब तक वो वहां फाइनल पे पहुंचता है, अच्छा उसके बीच की फिर नहीं, इससे अच्छा लिख सकता हूं और लिख सकता हूं, मतलब लिखने की प्रैक्टिस लगातार की उन्होंने। सबसे लास्ट वाले में पहुंचे तो वहां सबने हथियार डाल दिए, सारे इंग्लिश लिटरेचर के लोगों ने, कि नहीं इससे अच्छा तो कोई नहीं लिख सकता, तो सर की उपाधि मिली उनको। मैं ये कह रहा हूं कि पहला अटेम्प्ट हमेशा हर किसी का ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है बेटे? हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, जो मैंने आपको पहले एनाटॉमी क्लास में भी एग्जाम्पल दी होगी ज़रूर, राइट, कि हमारे साथ होता क्या है कि हमारा जो यंग क्रिकेट का बच्चा है वो अपना मोस्ट फेल्योर मोमेंट सचिन तेंदुलकर सर के मोस्ट सक्सेसफुल मोमेंट के साथ कंपेयर करता है। अरे यार वो तो ऐसा खेलते हैं, है नहीं, वो तो ऐसा खेलते हैं और मैं ऐसा भी नहीं खेल पा रहा, तभी तो फेल हो गया। अच्छा, तो पहले डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में चला गया। अगर सचिन सर का भी मोस्ट फेल्योर स्टेट अगर अपने मोस्ट फेल्योर से कंपेयर करता तो शायद आसपास ही पाता कहीं, या नहीं, लेकिन वो उनका टॉप। प्रॉब्लम ये है, तो आपके साथ एक प्रॉब्लम, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैं खुद खड़ा हूं, मतलब आज की डेट में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप ही में से बहुत से लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे मुझसे, लेकिन आज की डेट में अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। अब आपको ये लग रहा है कि मैं सर जैसा हम कैसे बोलेंगे, अब सर जैसा हम कैसे लिखेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप शायद यहां न सोच रहे हो लेकिन यहां सोच रहे हो। वो भी एक डिप्रेशन का पॉइंट है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये मुझे कोई जन्मजात नहीं मिली है, ये इंफॉर्मेशन जन्मजात नहीं मिली, ये यहीं समाज में ही सीखी है सब कुछ मैंने। उसके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, मेहनत की है, 2 रोटियां कम खाई हैं, 5 घंटे कम सोया हूं, और लगातार दुनिया में मैंने ट्रैवल किया है सीखने के लिए। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ कल ही मैंने आपको बताया था ना, मैसूर तक, मैसूर से फिर उदयपुर तक लगातार कंटिन्यूअस ट्रैवल। आपको नहीं बताया था? अच्छा, वो मास्टर्स के लोग थे यार। एक तो मेरे साथ ये बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है सिलेबस को लेकर। कल मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा यार कैसे होगा, अब पता नहीं किसको क्या पढ़ा दिया। अब आपको जितना पढ़ा दूंगा मैं आज, तो कल जो है वो फ्राइडे को आपको नहीं बुलाऊंगा, उनको बुलाऊंगा बस। तो जाके दोनों आपस में कहीं तालमेल बैठेगा आपका, तो सैटरडे में फिर आप दोनों लोगों को बुलाऊंगा। ये बड़ा, बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। 40 मिनट का ध्यान, और ये मिनिमम है,
और बाकी के 50 मिनट या 45 बांट लो राइटिंग स्किल। इस चीज़ की, किसी और चीज़ की राइटिंग स्किल नहीं, इस चीज़ की कि इसको आपको बोलना कैसे है, क्योंकि ये सोशल डोमेन है, इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है। फर्स्ट सेशनल ने आपको आपकी परफॉर्मेंस खुद बताई होगी, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है। नहीं देखा है मैंने, लेकिन क्या फ़ायदा क्या है उसका? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या लिखना है। नहीं, मैंने आपको, देखिए मैं लगातार हर चीज़ के आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाता जा रहा हूँ, आप वो पॉइंट को फिर आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया, एसोसिएशन ऑफ सिग्नल ऑब्जेक्ट या सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, एक पॉइंट लिखवाया ना मैंने आपको। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब आप पूरी गाथा गा दो या सिर्फ एग्जाम्पल दे दो, तो दोनों बातें इनकम्प्लीट होती हैं। आप गाथा भी गाओ और एग्जाम्पल भी दो, तो आपको गाथा भी गानी है उसमें और एग्जाम्पल भी दे देनी है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन का आप गाथा गाओ कि पहले का इंसान कैसे अपनी कन्वे करता होगा आइडियाज़, जब नहीं थे वर्ड्स, ये नहीं था वो नहीं था, उससे पहले आपको एक समा बांधना होगा। जैसे मैंने आपसे बांधा कि क्या अब से 1000 साल पहले का इंसान ऐसे ही बोलता होगा जैसे आज हम और आप बोल रहे हैं? नहीं, तो वो समा बांधा ना मैंने, तब मैं आपको वहाँ ले गया स्टेजेस में, वरना सीधे वहीं ले जाता तो आपको बीच में कहीं गैप लगता, राइट? तो वहाँ ऐसे ही आपको भी करना है। फिर आपको वहाँ के एग्जाम्पल्स देने, मैं आपको लगातार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये कोई आज की इजाद तो है नहीं भारतीय संस्कृति की। आप पूछो इसके स्कॉलर से, पूछो ज़रा, मैंने कितनों से पूछा जो इसके स्कॉलर हैं, मीन्स हिंदुस्तानी सभ्यता के नहीं, मैं मां दुर्ग के एक्सपर्ट्स नहीं, उनके वो स्कॉलर्स, श्री गणेश के स्कॉलर्स, सिर्फ उसी के नहीं, उसी में उनकी पंडिताई की डिग्री है, वो भी नहीं बता पा रहे उत्पत्ति कब की है। इसका मतलब बहुत पुरानी है। लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा हूं उनको वो बात समझ में आ रही है, कह रहे हैं तारिक साहब ये तो बिल्कुल नया एंगल है और ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है जो आप कह रहे हो। मीन्स मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, तो वो बात आपको गाथा गानी है। आज की डेट से मैं लगातार कह रहा हूं आपसे, पहले दिन से, कनेक्शन आपको आज के रेफरेंस से बनाना पड़ेगा। अगर वो आज के काम की चीज नहीं है तो होती होगी 10,000 साल पहले, हमसे क्या मतलब है यार। जैसे गुफा में रहना आज हमारे रेफरेंस की चीज नहीं है, तो मैं उस पर जोर भी नहीं दे रहा आपको कि वो गुफाओं में रहते थे। बात आती है तो कह देता हूं गुफाओं में रहते थे, जंगल में रहते थे, बस इतना ही तो कहता हूं आपसे, या उसका भी वर्णन करता हूं मैं आपको? नहीं, क्योंकि हमारे आज काम की चीज नहीं है। लेकिन जो काम की चीज है, तो ऐसे ही गाथा आपको गानी है। गाथा गाते गाते आप एग्जाम्पल भी दीजिए। गाथा जब गाना हो तो उसका समा बांधिए, करंट से शुरू करिए और पीछे जाइए और पीछे से फिर वापस आइए अपनी तरफ, और बीच में एग्जाम्पल देते रहिए। ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, आपको स्किल कैसे डेवलप करनी है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाओगे। लिख लो अब आप इसको, मैंने जो स्किल बताई आपको कैसे लिखना है, आप इसको लिखो। आपको आंसर कैसा लिखना है, करंट स्टेट से शुरू करो, करंट एज से स्टार्ट करो, राइट। एक एरो बनाओ। अरे सुनो यार, मैं बता रहा हूं आपको, करंट टाइम से शुरू करो, उसके सामने एक एरो बनाओ, ठीक। पीछे की तरफ चलो, फिर लिखो पीछे की तरफ चलो, पास्ट में जाओ, इतिहास में, ठीक है नहीं? भाई पीछे आप जाओ, सुनो सुनो सुनो, आप हिस्ट्री में जाना है ना अब आपको अरे बता तो रहा हूं मैं हिस्ट्री आपको यार, कसम से। अब क्या होगा अभी बताओ। अलीगढ़ में
अलीगढ़ में एक ट्रेडिशनल पिटाई होती थी, कंबल डाल के गन्ने से मारते थे। तो इसका कंबल डाल लेना किसी दिन, और गन्ना लेकर के आना, सुताई कर देना इसको। अभी आप वो पॉइंट लिख लो पहले, फिर बाद में बात कर लेंगे, छोड़ो आप यार। हाँ, पास्ट में जाओ। अच्छा, फिर लिखो, आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखो एरो बना के, वहां जाओ जहां से इंसान की शुरुआत हुई है। ठीक है नहीं? अच्छा, अब ये जो गाथा गानी है, लिख लो पहले। ये जो गाथा गानी है ना, इसको स्टेप्स में आपको पीछे ले जाना है। मतलब एकदम से आप यहीं से उचक के सीधे वहीं मत पहुंच जाइएगा डेनिसोवन तक, हल्के हल्के जाइएगा। जैसे हम लोग गए थे हल्के हल्के, कि क्या 1000 साल पहले का मनुष्य भी ऐसे ही बोलता होगा? क्या 10,000 साल पहले का व्यक्ति ऐसे ही बोलता होगा? तो भाई समा बांधेगा ना एक पीछे का, ऐसा समा बांधना है आपको। हर चीज का समा बांधना पड़ता है। वहां जाइए, वहां के बारे में बताइए कि वो अपने आइडियाज कैसे ट्रांसफर करते थे। वो अपने आइडियाज कैसे ट्रांसफर करते थे? वो अपने आइडियाज कैसे ट्रांसफर करते थे? ठीक है नहीं? हाँ, व्हाट्सएप थोड़ी था उनके पास। कॉमा कॉमा, जबकि उनके पास अल्फाबेट्स नहीं थे, जबकि उनके पास अल्फाबेट्स नहीं थे। हो गया? इसके लिए घर में एक बच्चे की एग्जाम्पल ली। जब उसके पास वर्ड्स नहीं होते तो वो कैसे बोलता है आपसे? हाँ, मम बोलता है, कुछ भी बोलता है। वो ऐसे भी बोलता है कि आप उसको गोद में ले लेते हो और वो पेशाब भी कर देता है। वो भी भाषा है उसकी। ठीक है नहीं? तो अल्फाबेट्स नहीं थे तो कैसे वो ट्रांसफरेंस ऑफ आइडियाज हो रहा था? कैसे ट्रांसफर ऑफ आइडियाज हो रहा था? अब वो आपको बताना है क्या? सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। अब एक्सपर्ट्स ने आपको क्या बताया लैंग्वेज के, फिर वो स्टेजेस बता दो। वो स्टेजेस बताओगे ना आप। कोई भी लैंग्वेज कैसे बढ़ी चढ़ी है, तो वो ऐसे बढ़ी चढ़ी है। सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। ठीक है नहीं? वो सब आपने बता दिए चारों पॉइंट्स। नहीं जी, बस नहीं बताने हैं। फिर आप पहले, चूंकि पहले इंसान पे गए हो ना आप, तो अब आप सिग्नल ऑब्जेक्ट की गाथा तो गा दी आपने, अब उसके एग्जाम्पल दो। तो फिर एक्सप्लेनेशन करो जो यहां पर आपकी संस्कृति में मौजूद है। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ऐसे मैं 85 एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन हमारी क्लास का टाइम पता चला एग्जाम आ जाएगा इसी में, इसी लैंग्वेज में। नहीं, मैं 2-3 ही लूंगा, 3-4-5 ले लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। राइट? अब आप कोई भी एग्जाम्पल, 1-2 आपको एग्जाम्पल लेने होंगे। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया एक, है नहीं? राइट? लिंग्विस्टिक एरर के लिए फिर आप बच्चे के लिए एग्जाम्पल दे सकते हो, और बेसिक ग्रामेटिकल रूल के लिए अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, है नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप अब इधर के इंसानों की कर सकते हो, वो सारे एग्जाम्पल्स, लेकिन वो सारे आपको देने होंगे। ऐसे आपको आंसर लिखना है पूरा। अब फॉर्मेशन आ गई है आपके पास। देखिए, ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे स्पोर्ट्स स्किल है। आपने देखा फॉर एग्जाम्पल राहुल द्रविड़ सर को कि उन्होंने किस तरीके से कवर ड्राइव लगाया। आपको इन्फॉर्मेशन तो आ गई, रिले हो गई, लेकिन अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्या देख के आ गई, सुन के आ गई? नहीं, अब आपको इसके लिए 10,000 घंटे लगाने हैं, स्किल डेवलप करनी है। अब वो स्किल डेवलप करने में आपको मेहनत लगेगी, वो आपको खुद करनी है। मैं आपको स्टेजेस बता सकता हूँ, ऐसे इन स्टेजेस पे आपको लिखना है।
और पहली आपकी जो कृति होगी, पहला आपका जो लेखन होगा और जो आपका 5वां होगा, तो पहले पे आप खुद ही हंसोगे, दूसरे को दिखाना नहीं, नहीं तो वो आपसे ज़्यादा हंसेगा। तो 3-4 लिख लेना पहले, फिर किसी को दिखाना, यार देखो ठीक लिखा मैंने, क्योंकि पहला 2-3 तो एफर्ट्स एम ही होंगे। फिर आप जब एक ही चीज़ को 4-5 बार 6 बार लिख लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, अच्छा ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, फिर आप लिखना शुरू कर दोगे आप। लेकिन आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ योग, इसको आपको लिखो 5-6 बार 10 बार। बिग बैंग से शुरू करो, जो योग को लेकर के गलतफहमियां हैं उसको दूर करो, कि सुना ये जाता है, समझा ये जाता है समाज में कि वो इंसानों से रिलेटेड है, जबकि वो इंसानों से रिलेटेड ही नहीं है, केवल है इंसानों से रिलेटेड, लेकिन केवल इंसानों से रिलेटेड नहीं है। वहां से तो फिर कहां से रिलेटेड है? तो यूनिवर्स कॉस्मॉस की उत्पत्ति से रिलेटेड है। फिर वहां से लेते हुए करंट तक आओ। करंट से शुरू करो कि आज समाज में क्या सोचा जाता है योग के बारे में, कि केवल इंसानों से रिलेटेड है। फिर इसको पीछे ले जाओ, फिर पीछे से आगे लाओ, तो झूले की तरह झूलते रहो, पेंडुलम की तरह, तब आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो मैं आपको बेसिक स्किल ही तो बता सकता हूं, बेसिक स्किल मैंने आपको बता दी, अब प्रैक्टिस आप करो। मेरी बात समझ गए? तो सैद्धांतिक रूप से आपको करंट से शुरू करना है, स्टेजेस में पीछे जाना है, वहां जाना है जहां की बात है, और वहां से फिर चलते हुए स्टेप्स में फिर वापस आना है, और गाथा भी गानी और एग्जाम्पल भी देने। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है नहीं? ये आपके आंसर की एनाटॉमी मैंने आपको बता दी, फिजियोलॉजी आप क्रिएट करो। एनाटॉमी मैंने बता दी, फिजियोलॉजी आप क्रिएट करो। यहां तक बात में अपनी समझ में आ रही है मेरे? राइट, आगे बढ़ें, थोड़ा सा इस लैंग्वेज के बारे में देख लें यार, नहीं तो टाइम निकल जाएगा हम लोगों का। राइट, दुर्ग अंग्रेजी में आ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गा है। अगर ये गा होता तो ये डबल ए लगता, आप समझ रहे हैं? तो ये डबल ए लगता, तब होता ना गा। तो ये दुर्ग, चूंकि हल्का सा आ है इसलिए ए लगा हुआ है ये दुर्ग। दुर्ग मतलब बेइंतहा, लिमिट से ज्यादा हम सोच नहीं सकते, इतनी ताकत वाला। ओके फाइन। मां के रूप में दर्शाया गया है, मां के रूप में दर्शाया गया है। राइट, देखिए चीजों को हमेशा चीजों को, या कोई भी चीज हो, उसको हम हमेशा जेंडर में समझते हैं, चाहे उसका जेंडर हो या ना हो। ट्रेन खड़ी है, ट्रक खड़ा है, जबकि ट्रेन तो इतनी लंबी होती है, ट्रक इतना सा होता है, लेकिन इवन देन वो खड़ी है, वो खड़ा है। ऐसे ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज को, कोई भी चीज है, दरवाजा खुला है और खिड़की खुली है, हालांकि कोई जेंडर नहीं है, बेचारे मासूम से हैं दोनों, लेकिन खुली है और खुला है। तो मीन्स हमारा दिमाग जो है वो हमेशा चीज़ों को जेंडर में समझने की कोशिश करता है। ये लिमिट है हमारी, ये हमारी लिमिटेशन है कि हम चीज़ों को जेंडर में ही समझ पाते हैं। राइट, अब इस उसूल को आप समझने की कोशिश करो कि अब आपको जो है वो परमेश्वर की मीन्स ममता के बारे में बताना है, या किसी की ममता के बारे में बताना है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तो आप किसका नाम लेते हो? ममता के लिए कौन सा एग्जाम्पल इंसानियत में चलता है? मां चलती है, मां के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं देता। और ऐसा नहीं है मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, और आज नहीं, लाखों साल से।
और आगे भी लाखों करोड़ों साल जब तक चले तब तक। मां की ममता की एग्जाम्पल हमेशा दी जाएगी जब भी ममता की बात आएगी। बाप की ममता की बात कभी नहीं आएगी। चलिए, कह रहा बाप के जूते। ओके फाइन। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब परमेश्वर की ममता के बारे में बताना है, तो उसको अब किस रूप में आपको बताएं? थोड़ा सा समझ लो, सेशनल में रहोगे, एग्जाम में रो जाओगे। अब उसकी ममता के बारे में बताना है तो रूप कौन सा लें? तो मां का लेना पड़ेगा। अच्छा, उस जमाने में ये तो मां का तो हम तब कह रहे हैं जब हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, उनके पास नहीं है तो वो किसका लें? तो वो सिग्नल से ही तो बताएंगे, सिग्नल से ही बता रहे हैं वो। आज हमने नाम रखा हुआ है उसका मां। अच्छा, चूंकि बहुत ताकत वाली है वो मां, इतनी ताकत की हमारी लिमिट से बाहर है, तो उसके लिए संस्कृत में वर्ड है दुर्ग, तो वो मां दुर्ग हो गई है। यहां तक बात क्लियर कर पा रहा हूं मैं आपको, है नहीं? राइट। अब मां के रूप में है चूंकि, इसलिए उसको मां के रूप में कहा जाता है। उसके मां के रूप में कहा जाता है आज की डेट में, वरना पहले कभी उसको दर्शाया गया जब वर्ड्स नहीं थे तो सिग्नल उसका बनाया गया मां का, ताकि वो ऑब्जेक्ट समझ में आ सके हमें। ठीक है। देन इस दुर्ग के 10 हाथ हैं। अच्छा, ये तमाम इंसानियत में, सारे दुनिया की किसी भी कंट्री में, जिसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, जिस इंसान की जितनी ज्यादा मल्टीटास्किंग हो एक साथ, उसको बोलते हैं मुहावरे में, यार ऐसा लगता है इसके 10 हाथ हैं। बोलते नहीं बोलते? अच्छा, वो 10 हाथ इनफैक्ट 10 नहीं होते हैं, वो होते 2 ही हैं, लेकिन मुहावरे में बोलता है आदमी वो 10 हाथियों के बराबर ताकत है। तो क्या गिनी थी 10 हाथियों के बराबर ताकत? नहीं, गिनी नहीं थी, मुहावरे में ये बोला जाता है। बोलते ना ऐसा, वही है, वो 10 हाथ हैं उसके। अच्छा, अब वो 10 हाथ दर्शाने हैं, ये तो हमने बता के आपको बोल दिया, आप सेटिस्फाई हो गए। लेकिन उस जमाने में दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? तो वो 10 हाथ लगाने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। राइट। देन शेर की सवारी है तो मां, मीन्स जज्बा तो उसका ममता का है, मगर ये है मत समझना कि वो मीन्स कुछ भी कर लोगे उसके साथ, मतलब ठोक के रख देगी वो। अच्छा, कैसा ठोकेगी? तो फिर वो शेर को भी कंट्रोल करके रखती है। शेर जो है वो तमाम इंसानियत में, हर कम्युनिटी में शेर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर माना जाता है। राइट और रॉन्ग? तो सबसे खतरनाक जानवर को उसने कंट्रोल में रखा हुआ है अपने, उस पर बैठ के तो सवारी करती है वो। मतलब जरा औकात में रहना, तुम क्या हो या मैं क्या हूं, सॉरी। वो मां ऐसी है जो शेर जैसी है, खतरनाक जानवर को। अच्छा, अब ये तो वर्ड्स में हमें आज बताना पड़ रहा है, पहले के लोग कैसे बताएंगे? तो जाहिर सी बात है शेर पे ही बिठाएंगे मां को, तभी समझ में आएगा पब्लिक के। तो वो पब्लिक को समझाया, मतलब ब्यूटीफुल लैंग्वेज, नॉट पिक्चर, इट इज ए लैंग्वेज, इट्स नॉट पिक्चर। मैं फिर कह रहा हूं। अच्छा, अब हुआ क्या है, पिक्चर के तो पीछे पड़ गए हम आप, और ओरिजिनल जो इसका मैसेज है भूल गए। मतलब 40-50 जनरेशन तो मतलब जेनेटिक कोड में है भूला हुआ। मैं आपको बता रहा हूं तो ये पहली बार आई गारंटीड चैलेंज, पहली बार आप सुन रहे हैं। अच्छा, बात बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, काट सकते नहीं, ओपन चैलेंज। आप तो आप, मैं तो उन संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स और उनके प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूं। उनमें से कितने ही लोग हैं, भारतीय संस्कृति में एक चीज बहुत अच्छी है, अगर उनको कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो फिर वो ये नहीं देखते कि कौन बड़ा और कौन छोटा, वो फौरन पैर छू लेते हैं। कितने ही वो लोग हैं जिन्होंने पैर छुए मेरे, और मुझे बड़ी शर्म आती है।
अब उम्र में भी बड़े हैं, चलो प्रोफेसर हैं कोई बात नहीं, लेकिन उम्र में तो बहुत बड़े हैं वो। लेकिन इवन देन, अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में था, तो व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से इज कि आप दुनिया को कुछ कंस्ट्रक्टिव विद फुल ऑफ लव आप दे के तो देखो दुनिया को, दुनिया कैसे आपके सामने झुकती है। ताकत से नहीं झुकेगी, ताकत किसी के पास कम नहीं है, माफ करिएगा, ताकत मेरे पास भी कम नहीं है। मैंने तो कोई 2 रोटी कम खाई है, वो तो मेरा ऑप्शन है, मैं 2 रोटी कम खा रहा हूं। आप बहस करोगे तो 2 रोटी मैं ज्यादा शुरू कर दूंगा खाना, क्यों भाई, राइट? तो ताकत नहीं, बल्कि आप मोहब्बत के साथ केयर में आप समाज को कंस्ट्रक्टिव चीजें दो, दुनिया आपके सामने झुकेगी, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये माँ, ये एक लैंग्वेज है, ये 10 हाथ उसके लैंग्वेज हैं, और ये लैंग्वेज आपको बता रही है कि वो माँ है। माँ मीन्स वो परमेश्वर ऐसा है कि वो माँ से ज़्यादा आपको प्यार करती है। प्रॉफिट मोहम्मद ने इसके लिए कहा कि ऊपर वाला तुमको 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, एक माँ का तो हाल ये है कि वो खुद ठंड के मौसम में खुद गीले पे सो जाती है और आपको सूखे पे सुखाया, उसने सुलाया है हमेशा। ये एक माँ का प्यार है। नहीं, बच्चा आग में फंस जाए तो फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं करती माँ, सॉरी टू से, वो खुद ही घुस जाएगी, ऐसे ही बच्चे को बाहर निकाल देगी, बाकी खुद जलती रहे। तो ये एक माँ का है, 70 माँ से ज़्यादा, 70 माँ का कितना होगा? अब उसको दर्शाना है। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में अल्फ़ाबेट्स थे तो उन्होंने अल्फ़ाबेट में बता दिया, पिक्चर नहीं बनाई उसकी कोई। लेकिन जिस ज़माने में अल्फ़ाबेट्स ही नहीं है, पिक्चर ही पिक्चर है, तो उस ज़माने में तो ऐसे ही बनाएगा वो, उसने वही बनाया है बस। लेकिन हम इसके पीछे तो पड़ गए, राइट? ये माइनस हो गया, है ही नहीं हमारे पास। आधी चीज़ है, आधी है ही नहीं। इसी का कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि समाज में समझ में नहीं आ रहा। लैंग्वेज जिसके पास है वो लैंग्वेज समझा नहीं पा रहा कि ये है क्या। वो तो ये कह रहा है ये गणेश जी हैं। अरे बाबा, ये गणेश जी नहीं है, ये लैंग्वेज है जो तुम्हारे पास है, और ये एंशिएंट लैंग्वेज है, और ये बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ये है सीरियस बात, राइट? तो अब ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हम लोग मीन्स आप देखो, जैसे आपने मंदिर देखे ना, बहुत पुराने मंदिर देखो, ऐसे ही होते हैं क्या? नॉर्दर्न इंडिया में तो फिर भी कम होती हैं इमेजेस, साउथ में जाके देखो, वो यही साउथ का है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए आर्ट है, हमारे लिए ये डिज़ाइन है। अच्छा, अभी आप गाइड ले लो, फिर वो आपको बताना शुरू करेगा, नीचे से चलेगा, ऐसे ऊपर चलता जाएगा, कहानी वहाँ ख़त्म करेगा ऊपर जाके। तब आपको लगेगी भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है तो, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज आती है, हमें ये लैंग्वेज नहीं आती। और ये हर जगह होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है मंदिरों में होती है, मैंने तो मंदिर का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये बहुत होते हैं। नहीं तो आप देखो, वो जो पुराने महल आपको दिखाई देंगे, होता है ना उसमें ऐसा 2 हाथी बने हुए हैं गेट पे। अरे बाबा, ये 2 हाथी क्यों बना दिए? कुत्ते बना देते? नहीं, 2 हाथी बनते हैं ना, ऐसा स्टूल उठाए, क्यों? घुस नहीं जाना, हाथी जैसे पावरफुल हैं हम। अब लेकिन ये लैंग्वेज उस जमाने की है, तो हम उसको डिजाइन के तौर पे रख लेते हैं बस, इतनी सी तो बात है, राइट? अब ये इस तरीके की लैंग्वेजेस बहुत हैं। ये है ब्यूटीफुल चीज, कैलाश मंदिर है, एलोरा, अजंता एलोरा, राइट? एलोरा में ये रामायण पट्टिका है, ये पूरी रामायण लिखी हुई है, इतनी मोटी है रामायण, इतनी मोटी है रामायण। मैं रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, रामचरितमानस अलग किताब है और रामायण अलग किताब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है समाज में, फिर मैं कहता हूं इसको, ये दुर्भाग्य है, रामचरितमानस को रामायण कह दिया जाता है। कहते हैं, मैं कितने ही जगहों पे गया हूं, मेरे कितने ही दोस्त हैं, काहे का पाठ होगा? रामायण का पाठ होगा, आ जाओ। अच्छा, अंदर कवर खोल के देखा, वैसे तो उसमें लिपटी होती है ना, वो कवर होता है, उसका स्पेशल कवर होता है, कवर को खोल के देखा तो रामचरितमानस। मैंने, भाई ये तो रामचरितमानस है। अब जाहिर सी बात है, ऑडियंस के सामने नहीं बोलते, वो हमारे दोस्त हैं, हम हमसे अलग से बोल रहे हैं, तो कहते हाँ वो ऐसे ही है। अरे बाबा, ऐसे नहीं है यार, राम
रामायण अलग चीज़ है, रामचरितमानस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, दो अलग अलग एरा की चीज़ें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रामायण लिखी हुई है, आपको समझ में आ रही है क्या? घंटा समझ में आ रही है? हाँ, अब देखो जीरो है हमारे लिए ये, क्योंकि हम अल्फाबेट की एज के लोग हैं, हम अल्फाबेट की एज के लोग हैं, हमें अल्फाबेट समझ में आएगा। ठीक है, इतना वॉल्यूम, इतना लंबा ग्रंथ, और यहां इतना सा, ये उस जमाने की लैंग्वेज है। जब हमको समझाना था रामायण तो कैसे समझाएगा? अल्फाबेट्स नहीं थे तो ऐसे ही समझाएगा कोई आदमी, राइट? ये महाभारत लिखी हुई है। बाढ़ समझ में आ रही है? हाँ, कुछ दिख रहा, बस इतना ही दिखेगा। ये सिर्फ इसमें उतना ही दिखेंगे जितने अल्फाबेट्स आपको पता है। जैसे आपको कुछ इंसान दिख रहे होंगे तो इंसान अल्फाबेट पता है तो इंसान दिख गया, लेकिन स्टोरी नहीं समझ में आएगी आपको। ये शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है, और ये इधर से चल रही है कि इधर से चल रही है, या ये दोनों तरफ से चल के ऐसे उठ रही है और ऐसे फैल रही है, पता नहीं कैसा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एलोरा में, कैलाश मंदिर में रामायण पट्टिका भी आपके पास आज की डेट में मौजूद है, आज की डेट में प्रिजर्व्ड महाभारत भी मौजूद है। लेकिन ये पुराने ज़माने की, उस ज़माने की लैंग्वेज है जब इंसान को मीन्स बोलना तो आता था, लेकिन वो ऐसा बोलना जिम्नास्टिकली नहीं आता था जैसा आज आप बोल लेते हो। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, समुद्र मंथन, ओ मतलब अच्छे लोग और बुरे लोग, मीन्स अच्छाई और बुराई में मंथन हो गया और खींचे पड़े। अब उसको कैसे बताएं कि ऐसे खींचना है? तो भाई ऐसे ही बता सकते हैं ना, जैसे आप वो मट्ठा खींचते हो, तो अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज की डेट में भी वो चीज़ बताने के लिए आपके पास इससे बेहतर एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे आपको। आज बता के देख लो कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, आप बताओ अब कैसे बताओगे? सिवाय इसके कि माँ बनाना पड़ेगी आपको, आप बना नहीं सकते, राइट? अब ये मीन्स चलती है कहानी है, राइट? अब दुनिया के बहुत से फायदे की चीज़ें आपको उस मंथन से मिली, जब अच्छाई और बुराई आपके अंदर रगड़ खाएगी, टसल पैदा होगा कि मैं ये बुरा काम करूं या नहीं करूं, ये अच्छा काम करूं इसके बदले में या नहीं करूं। जब इनके बीच में रगड़ पैदा होगी तो आपको दुनिया की कुछ फायदे की चीज़ें भी दिखाई देंगी, राइट? कुछ नुकसान की चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी, राइट? कुछ आपको आगे आने वाले जीवन के बारे में, पारलौकिक का मतलब, इसको चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा, परलोक का जीवन, परलोक का जीवन लिख लीजिए एक बार। आखिरत की जिंदगी, इसको उर्दू में बोलते हैं आखिरत की जिंदगी। परलोक का जीवन, पारलौकिक जीवन, कुछ भी लिख लिए आप। लिख लिया, राइट? लोक का मतलब, लोक मतलब इही मोमेंट, इही मोमेंट, करंट मोमेंट। लोक मतलब यही ना, लोक मतलब ये पूरी दुनिया नहीं, करंट जीवन। और पर जो अभी आया नहीं है, आगे आने वाला। आप गेटिंग माय पॉइंट, राइट? करंट जीवन और आगे आने वाला जीवन। आगे आने वाला जीवन 10 मिनट बाद का भी हो सकता है, 10 साल बाद का भी हो सकता है। आप कौन से जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो यहां बैठ के? परलोक के लिए कर रहे हो ना। 10 साल बाद क्या होगा मेरा, उसी की फिक्र में बैठे हो ना, तो ये परलौकिक जीवन है। अच्छा, इसको अब आप एक्सटेंड कर दो मरने के बाद भी, लेकिन अब उसको भी लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल करने लगे कि वो मरने के बाद नहीं बाबा, मरने के बाद आखिरत की जिंदगी मतलब मरने के बाद नहीं, आखिरत मतलब करंट से फ्यूचर में जाना। वो 1 मिनट बाद का भी हो सकता है और वो 100 साल बाद का भी, 1000 साल बाद का भी हो सकता है। उसे कहते हैं आखिरत की जिंदगी, उसे कहते हैं परलोक का जीवन, राइट? पारलौकिक जीवन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको विष्णु मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं विष्णु तो फौरन ध्यान गया कि वो एक विष्णु नहीं, विष्णु कहते हैं, क्या बोलूं मैं इसको, पालने वाला। यानी कि आपको पालने वाली ऐसी चीजें मिल जाएंगी दुनिया में। अभी बैठ के सेक्रीफाइस करो, मेहनत करो, संघर्ष करो,
अपने जीवन में, आगे आप अपने जीवन को अच्छे से पाल लोगे। अच्छा, इसी को तो भारतीय संस्कृति में कहते हैं विष्णु प्राप्ति। विष्णु प्राप्त हो गया, मतलब ये अब वैसी भाषा है जिसको हम धार्मिक भाषा कह देते हैं, है तो सामाजिक भाषा, राइट। आपको सरस्वती मिल जाएगी, ज्ञान की देवी है, ज्ञान मिल जाएगा। ये संघर्ष करो तो ज्ञान मिलेगा। सरस्वती कहीं हवा में थोड़ी टंग रही है, आई एम सॉरी टू से, राइट। वो ज्ञान है आपको जो मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा तो सरस्वती मिलेगी आपको, और सबको मिलेगी, राइट। देन आपको शिव मिलेगा। शिव कहते हैं जो बेइंतहा प्यार करता हो। आपको आगे आने वाले जीवन में ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप थोड़े मजबूत तो बनो, पैर जमाओ तो अर्थ पे, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे बेइंतहा प्यार करने वाले लोग होंगे, आपको शिव की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो जितना ज़्यादा प्यार करता है, अगर उसको उतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो तांडव भी मचा देता है। ओके फाइन, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, और अमृत मिल जाएगा, हमेशा का जीवन आपको मिल जाएगा। ये सब मीन्स भाषाएं हैं बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए। ओके, नुकसान की चीजें आपको क्या मिल जाएंगी? आपको हलाहल मिलेगा। हलाहल, हलाहल समझते हैं? एक तो होता विष, ना जी विष नहीं, ये ऐसे ही है रोना और क्रंदन। हलाहल कहते हैं कि उसकी सूंघ भी लिया तो मर जाओगे। वो कहानी में आता है ना, शिव जी ने उसको अपने कंठ में रख लिया था तो नीले पड़ गए थे। वो थे तो नीले पड़ गए। हम तो उनके जूते की मीन्स उनके पैरों की धूल भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा उस हलाहल से? अरे खत्म कहाँ, खत्म तो छोटा वर्ड है, राइट। ओके, मीन्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से आपको दर्शाया गया है, तो आपको ये बहुत सारी चीजें आज की अल्फाबेट्स में आपको ये सब चीजें मिल गई हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये आइडिया को ट्रांसफर करने का तरीका है उस जमाने का जब अल्फाबेट्स नहीं थे। आज अल्फाबेट्स हैं तो दोनों तरीके से समझ लो। गेटिंग माई पॉइंट? ओके फाइन। ओके, अभी तक तो बात हो रही थी गणेश जी की, बात हो रही थी और शिव जी की बात हो रही थी और दुर्ग की, राइट। अभी थोड़ी सी बात नमाज की कर लो। तेरा मेरा का भाव आता हो तो नमाज में कर लो, अगर आता हो तो, है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आती इसलिए तेरा मेरा का भाव है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जापानी जो है वो हिंदुस्तानी से कैसे कनेक्टेड है। भाई यहीं से तो गया है चलते चलते, इसलिए वहाँ ऐसी शक्ल हो गई है, ऐसी हाइट हो गई है, लेकिन है तो वही ना, राइट। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो वो हमको इंसान नहीं समझ रहा। जब अटैक करेगा तो वो हमको एटम बम छोड़ देगा। हाँ, और हम उसको नहीं इंसान समझ रहे क्योंकि तेरा मेरा का भाव आ गया है, राइट। देखिए नमाज में किस तरीके की लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको अरबी जुबान में तकबीर बोलते हैं, ऐसे करके हाथ खड़ा करता है, राइट। मुस्लिम्स खड़े होंगे ना तो ऐसे, चाहे मर्द औरत चाहे कोई भी XYZ, तो वो ऐसा करके हाथ खड़ा करेगा। अच्छा भाई मत करो ऐसे। मैं कितने ही मुसलमानों से कहता, अभी मैं VM हॉल में था, मैं उनसे भी कह रहा था मत करो ऐसे एक लेक्चर में। अरे बगैर उसके पढ़ लो। अच्छा, तो मैंने यही कह रहा था कि 1.5 बिलियन मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, 1.5 बिलियन मुसलमान हैं पॉपुलेशन में। अंधेरे घुप अंधेरे में भी पढ़ रहा होगा, पढ़ने जाएगा तो वो ऐसे करेगा। अरे भाई वहाँ कौन देख रहा, मत करो ना। कोई तुम्हारे ऊपर फतवा नहीं लगाएगा कि हुई नमाज की नहीं हुई, लेकिन नहीं करेगा वो ऐसे ही। तो अच्छा ऐसे करेगा, जब इतना जेनेटिक कोड में है तो इसका मतलब बताओ फिर क्या? नील बटा सन्नाटा इज इक्वल टू 0, बराबर है 0 के, जिसको हिंदी में कहते हैं शून्य, राइट। अब ये कोई ये आपको देखो ना, अब आप ये जेस्चर है ना आपका, कोई लैंग्वेज है, ये कुछ कह रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली, सरेंडर, सरेंडर। अच्छा, किसी ने पिस्टल तान रखी है क्या? किसी ने पिस्टल तान रखी है जो सरेंडर किया हुआ है? ऐसे ही करते हैं सरेंडर ह्यूमन, सारे ह्यूमंस ऐसे ही करते हैं सरेंडर। हाँ, हैंड्स अप, सरेंडर। किसने किया आपके पिस्टल आपको? नहीं, किसी ने नहीं किया, आप खुद अपने भाव से आए हो कि हे मेरे मालिक, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूं, आप जो इच्छा कहते हैं आप, मैं वो करूंगा।
मैं सरेंडर कर रहा हूँ। नहीं, अब भाव से बताना भी है ना उसको, तो कैसे बताएगा भाव से? जैसे मैं भाव से बता रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, हालांकि हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा तो बहुत जल्दी आप छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि आपको बोरियत होने लगेगी। ये क्या लैंग्वेज है यार, सिर्फ मुंह से बोलना है, राइट? ठीक है, समझ में आ रही है? ये एडियोग्राम है, ये एक लैंग्वेज है। नहीं समझ में आती तो ध्यान नहीं लगा पाते हम नमाज में, राइट? अभी उसने, इसको कहते हैं नियत बांधना। अब उसने नियत बांध ली। 1.5 बिलियन मुसलमान हैं, उल्टा हाथ हमेशा नीचे रखेंगे, चाहे मर्द चाहे औरत, चाहे बच्चा चाहे बूढ़ा। जो बच्चे को समझ नहीं है तो वो तो ऐसे कर सकता है, लेकिन ज़रा सा समझदार है तो वो उल्टा हाथ नीचे और सीधा हाथ ऊपर। क्या ऐसे ही होता है या गलत है? या सही है? सही कह रहा हूँ, राइट? पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसे ही कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे रख लो, हाँ ऐसे रख लो, वही तो कह रहा हूँ मैं, रख लो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है घटा टोप अंधेरे में भी कि वो ऐसे रख ले, रखेगा ऐसे ही। अरे बाबा क्या मजबूरी है ऐसी? नहीं, कुछ तो है भाई, चल रहा है ना भाव, अब 1.5 बिलियन में चल रहा है तो कुछ तो भाव है। वही तो समझने की चीज़ है असल में। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन गणेश को कुछ कह रही है तो कुछ तो है। ये अलग बात है कि उसको खुद नहीं समझ में आ रहा। माँ दुर्ग को कुछ कह रही है, उसके खुद नहीं समझ में आ रहा, वो एक अलग बात है। इसको समझ में नहीं आ रहा। असल में होता क्या है कि समाज में आप जिनको बुरा काम कहते हो, हालांकि बुरे होते नहीं है, वो बहुत ज़रूरी काम होते हैं। जैसे टॉयलेट जाना बुरा समझा जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। रुक जाए तो सारी प्रॉपर्टी खर्च हो जाएगी। अरे हाँ बाबा, यार हंस रहे हो आप। रोक करके तो देखना, मतलब रुक जाए, ऊपर वाला ना करे लेकिन रुक तो जाए ज़रा। मारे फिरोगे, टक्करें मारते फिरोगे दुनिया भर में, प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, राइट? इतना ज़रूरी काम है, लेकिन माना क्या जाता है उस काम को? भाई गंदा काम है, तो उसकी सफाई कैसे होती है? रोज़ की कहानी की बता रहा हूँ मैं आपको, रोज़ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने आप के जीवन का। कैसे होती है? सीधे हाथ से कि उल्टे हाथ से? अच्छा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड जो है वो बुराइयों का द्योतक है। द्योतक समझते हैं? सिग्निफाई करने वाला, बताने वाला। और ये अच्छाई का। आपको क्या कहा गया है? सिंपल, कि बुराइयों को हमेशा अच्छाई से दबा के रखना। बुराइयों को, बुराई है अपने से दबा के रखना, अपने अच्छाइयों से दबा के रखना। अच्छा, हर इंसान के अंदर बुराइयां हैं या कोई इंसान ऐसा भी है जो सिर्फ अच्छाइयों वाला है या सिर्फ बुराइयों वाला है? नहीं, लेकिन अपनी बुराइयों को कंट्रोल करके रखना अपनी अच्छाइयों से। सिंपल। अच्छा, अब ये एक लैंग्वेज है और ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये उस जमाने की लैंग्वेज है जब इतनी ज्यादा लैंग्वेज नहीं थी। तो कैसे बताएं? ध्यान लगाओ काहे पे? तो भाई ऐसे ध्यान लगाओ। अब कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है ये, बेइंतहा खूबसूरत है, लेकिन समझ में नहीं आती ये लैंग्वेज तो अभी हो जाए डिशुम बिशुम। हाँ हो रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये मतलब इस तरीके की बहुत सारी हैं, हम लोग तो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है इस लैंग्वेज का, लेकिन समझने की बात है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट? तो इतना सा है, सिंपल, राइट? अभी आप देखो, कुरान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज दिया है, उस पर थोड़ा सा गौर करना। ये तो अरबी लिखी है, आप में से कुछ लोग शायद पढ़ लें, लेकिन गारंटीड जो समझ में आ जाए कुछ, क्योंकि आपके सराउंडिंग की लैंग्वेज नहीं है तो नहीं समझ में आती, लेकिन ये तो आपको लैंग्वेज है, इसको ज़रा आप लोग खुद पढ़ो। हिंदी समझते नहीं? हिंदी बता दो भाई, इसको बता दो क्या लिखा है यार हिंदी में, वो बच्चे को नहीं आती हिंदी। समझ में आ रहा है मैसेज, राइट? लोगों में ऐसे भी हैं जो मना किए हुए आदेश, मीन्स कहा गया कि नहीं करना है इस काम को, फॉर एग्जाम्पल वादा खिलाफी नहीं करनी है,
नहीं, मना किए हुए आदेशों के बाहरी शक्ल, ये तो बाहरी शक्ल है ना, अंदरूनी तो है नहीं है, ये तो बाहरी शक्ल है। नहीं, गणेश है वो तो बाहरी शक्ल है, अंदरूनी तो है नहीं, राइट। बाहरी शक्ल के तो पीछे पड़ जाते हैं, उससे तो चिपके हुए हैं कि नहीं पढ़ूंगा तो ऐसे ही पढ़ूंगा मैं, जान ले लो मेरी, है नहीं। और उसकी रूह अर्थात उस आदेश के नतीजे को भूल जाते हैं। पता है नहीं क्यों, पता है नहीं माँ दुर्ग क्यों, और माँ का और शेर से क्या कनेक्शन भाई। हमारे समाज में माँ का शेर से क्या कनेक्शन, कोई खैर कनेक्शन नहीं। ये तो फिजिकल एजुकेशन की दुर्गाएं हैं ये बैठी हुई हैं जो शेरों से भिड़ रही हैं, वरना जनरली माँ का शेर से क्या कनेक्शन। लेकिन कोई लैंग्वेज है, वो बाहरी रूप है, राइट। नतीजे को भूल जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो नतीजे के पीछे पड़ जाते हैं और बाहरी शक्लें भूल जाते हैं। भाई उसने नमाज तो पूरी पढ़नी है, पूरी पढ़ ली उसने, लेकिन कह रहा जिद पे अड़ गया, नहीं करूंगा मैं ऐसे, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। रह ले भाई, तू किसी का क्या ले जाएगा, राइट। मीन्स आपको बाहरी शक्ल प्लस उसका जो अर्थार्थ, उसका जो मीनिंग है, राइट, वो दोनों को आपको लेके चलना। और जीवन ऐसे ही चलता है, अभी आप देखो ऐसे ही चलता है। ये बाहरी शक्ल है और ये इसकी रूह है, आत्मा है, जो मैंने बोला। जीवन ऐसे ही चलता है। पैर तो छू लिए, पैर छूना बाहरी शक्ल है या अंदर की शक्ल है? बाहर की शक्ल है, राइट। और जैसे ही बाहर निकले वैसे सॉरी टू से पता नहीं क्या कर दिया उसका, उसी का जिसके पैर छू के आए अभी, ऐसी है। तो बाहरी शक्ल के पीछे तो पड़ गया कि साहब पैर तो छूने, और जब बाहर निकले उसी का बैंड बजा दिया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहरी शक्ल के पीछे पड़ जाते हैं और अंदर की रूह भूल जाते हैं, आत्मा भूल जाते हैं। बहुत से लोग अंदर पीछे पड़ जाते हैं और बाहर भूल जाते हैं, राइट। ये स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा उसको उस वक्त। जो लोग, अब आप देखो, अब इसको दंड कह लो, आज की भाषा में इसको दुख कह लो, ये तो उस जमाने की भाषा है ना, तो कि साहब नर्क मिलेगा, नर्क वर्क जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आज की डेट में उस नर्क को आज आपकी अपनी भाषा में आप उसको दुख समझ लो, दुख मिलेगा। हाँ, मतलब ये तो हर समाज में चलता है, यही है, सेम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो दोनों चीज़ों को छोड़ देता है, देखो कितने दुख की बात है, मैं जेब में हाथ डाल लूँ, एक्सप्रेशनलेस मेरा चेहरा हो और बोलूँ मैं आपसे यही सब, कितना अच्छा लगेगा आपको? दुखी हो जाओगे आप थोड़ी देर में। तो वही दुख मिल रहा है कि बाहरी एक्सप्रेशंस भी करने हैं और अंदर का जो मीनिंग है आपको वो भी लेना है। दोनों करोगे तो सही मार्ग मिलेगा। तो हम 2 घंटे बैठ भी गए, वरना तो दुख में मैं भी भाग जाता, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। मैंने पता है बहुत कोशिश की है, मैं थोड़ा सा सन की किस्म का आदमी हूँ। शीशे के सामने खड़े होकर के मैंने कई बार कोशिश की है, और आप यकीन जानिएगा 2.5 मिनट से ज़्यादा मैं बोल नहीं पाया, एक्सप्रेशनलेस, ऐसे नहीं बोल सकते आप करके देख लेना। और अगर करोगे तो दुखी हो जाओगे बहुत ज़्यादा, है नहीं? तो वही कह रहा है, वो दुखी हो जाओगे, दंड मिलेगा तुमको, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। ये आज की हमारी वो ख़त्म है। किसका? कहाँ है टोपी? अरे यार, अब आप सुनो, ये टोपी की बात कर रहे हैं। टोपी का मतलब क्या है? देखिए ऐसा है, सुनिए 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 सुनिए, अरे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूँ अपने घर की। अरे अपने घर की बात सुन लो यार, हम मेरे घर की बात सुन लो। वैसे तो कान लगा के सुनना पड़ेंगी, दूसरे की बातें ऐसी सुनता ना। हमारे बड़े भाई की शादी हुई, ठीक। अब उनकी जो बीवी है वो हमारे पापा की बहू है, ठीक। अच्छा, भारतीय समाज में ये होता है कि जैसे ही ससुर जी आए तो फौरन सर ढकना है, राइट और रॉन्ग? अच्छा, यहाँ तक तो सही है,
लेकिन हमारी जो भाभी जी थी उनकी हरकत सुन लो, और ये हर घर की कहानी है, राइट। हमारे अब्बा थे बेंगलोर में, हमारी भाभी थी यहाँ। मेरे पास अब्बा का फ़ोन आया, बोली कि वो उनका नाम अतिया है। उन्होंने कहा अतिया कहाँ है? तो मैंने कहा ये बैठी हैं। तो बोली कौन है? भाभी बोली कौन है? मैंने कहा पापा। तो पहले तो उन्होंने सर ढका, बाद में फ़ोन लिया। ये मतलब एक जेनेटिक कोड है, लैंग्वेज है। अब वो जो सर ढकना है वो एक, आप क्या समझ रहे हो, वो पागलपन है? नहीं, वो पागलपन नहीं है, वो एक लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज? रेस्पेक्ट। हमेशा सर ढकना, रेस्पेक्ट। तो वही रेस्पेक्ट है बस, कि भाई उसके सामने खड़े हैं तो थोड़ा रेस्पेक्टफुल्ली खड़े होंगे, ना कि गुंडागर्दी से खड़े होंगे जैसे हॉल में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।